हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन में बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 6 जुलाई 2026 यानी सोमवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। नहीं, एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी रजिस्टर्ड हो उससे एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, पिछला हफ्ता तो शानदार था। अनफॉर्चुनेटली पिछला हफ्ता सिर्फ मंडे को मैंने यूट्यूब वीडियो डाला था, उसके बाद मैं डाल नहीं पाया क्योंकि मैं बाहर था। लेकिन गणेश जी की आशीर्वाद से प्रेडिक्शन सही आ गए। स्पेशली थर्सडे और फ्राइडे का तो ज़बरदस्त प्रेडिक्शन सही आ गया, जो पॉजिटिव का था, जो मैंने एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन में बताया था। अभी अगला हफ्ता जो है 6 तारीख से जो चालू होने वाला है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगले हफ्ते से क्वार्टरली रिजल्ट्स आना चालू करेंगे। और अगले हफ्ते टीसीएस यानी आईटी क्षेत्र का जो दिग्गज स्टॉक है उसके रिजल्ट्स आएंगे। और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आईटी के स्टॉक्स में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई, और वो ये होने वाली थी क्योंकि ज़बरदस्त ओवरसोल्ड था आईटी सेक्टर। और अभी अगले हफ्ते से आईटी के स्टॉक्स के रिजल्ट्स आएंगे, बाद में फिर इन्फोसिस आएगा और बाकी सभी आएंगे। सो इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली होनी तय थी लगभग, और ये कॉमन सेंस था। प्लस पिछले हफ्ते यानी इस हफ्ते बुध वक्री भी हो गया था, और बुध वक्री होने के बाद आपको पता है कि मार्केट जनरली 10 में से 6-7 बार वन वे ऊपर या वन वे नीचे जाता है। और आप देख सकते हो जब से थर्सडे के आसपास, बुधवार गुरुवार के आसपास बुध वक्री हो गया, और उसके बाद मार्केट ने वन साइडेड तेजी पकड़ी है ऊपर की। ओके। और बुध 23 तारीख तक वक्री है, उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे। सो अप टू 23 मार्केट में लगभग ऐसा ही मोमेंटम हो सकता है, ऐसा दिखता है। लेकिन वो 10 में से 6-7 बार ऐसा हो गया है, 3-4 बार गलत भी हो गया है, ये ध्यान में रखिए। सो हर दिन के प्रेडिक्शंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपको भूलना नहीं है। और अगला हफ्ता सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानसून जो चल रहा है अभी, जो बारिश चल रही है वो जुलाई मंथ में तो अच्छी हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। जून मंथ में बहुत ख़राब हो गया था सीज़न मानसून का। तो ये मानसून जुलाई महीने में अच्छी हो गई तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हो सकती है, स्पेशली एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए और हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। वैसे भी ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी $72 के आसपास आ गया है, और ये प्री वॉर के पहले का है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर हो गया था अभी ठंडा हो गया है, ख़त्म हो गया है फिलहाल। तो वॉर के पहले जो क्रूड ऑयल की रेंज थी वो $68 से $72 की थी, और वही रेंज में आ गया है, और ये बढ़िया है हमारे इकोनॉमी के लिए। वैसे भी हमारे पास रशियन ऑयल अभी आ रहा है, बहुत भर भर के आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि वॉर के समय हमारे यहाँ तेल तेल तो था, लेकिन टेंशन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि तेल की जो मात्रा थी वो बहुत कम हो रही थी। इसलिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहता है कि फिर से ऐसा कोई हो गया, तो हमारे पास एटलीस्ट 3 से 6 महीने का हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन हो, और इसलिए हम लोग ज़बरदस्त बाइंग कर रहे हैं। तो अभी तो इंडियन रुपीज़ वर्सेस डॉलर अगर देखा जाए तो इंडियन रुपीज़ अभी भी 95 के ऊपर ही है, तो अभी बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है, 95 के पास ही है। लेकिन डॉलर इंडियन रुपीज़ के मुकाबले स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर अभी 101 के ऊपर गया है, और ये डॉलर स्ट्रांग हो गया तो फिर इसको प्रॉब्लम आ सकता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज दर जो बढ़ाने वाला है, फिर ऐसा बोल रहा है इस साल एंड तक, वो बढ़ सकता है। अगर डॉलर कमज़ोर हो गया तो गोल्ड बढ़ सकता है, प्लस मार्केट भी बढ़ सकता है। ये आप ध्यान में रखिए, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। वैसे पुट कॉल रेशो अभी थोड़ा सा एलिवेट हो गया है, तो 1 के ऊपर ही है, लेकिन पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन इंडिया में जो है डर का इंडेक्स वो काफ़ी नीचे आ गया है, अभी 12 के नीचे आ गया है, 11.80 के पास आ गया है, और ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट में आने वाले दिनों में टाइम पास हो सकता है।
कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स मार्केट में बहुत कमा सकते हैं, और ऑप्शन जो बायर्स है, कॉल और पुट ऑप्शन बाय करने वाले, उनको लॉस होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए जाएंगे या वही रखेंगे, और टाइम पास का मार्केट रहेगा, एक रेंज में रहेगा मार्केट, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और ऊपर इंपॉर्टेंट रिटर्न। उसमें अगर मार्केट फंसेगा तो ऑप्शन बायर्स को पैसा नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, या प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस चुनने के बाद इमीडिएटली उसको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो ये तो स्किल का काम है भाई। सो अगला हफ्ता जो है अभी जो है आप इस महीने, तब तक आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखना है मार्केट में। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर भी ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही फैक्टर चल रहा है अभी, उसके ऊपर ध्यान रखना है। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी अगले हफ्ते। प्लस अगले हफ्ते फेड अपने मिनट्स भी जारी करेगा। फेड यानी अमेरिकन मार्केट में उनका जो हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही वहाँ फेड होता है, एफईडी फेड होता है, जो अमेरिका में ब्याज दरों पे फैसला लेता है। तो अपना वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करेगा, जिसमें वो बोलेगा कि अमेरिकन इकोनॉमी कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन क्या है, और आने वाले महीनों में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है या एज इट इज़ रहता है, इसके बारे में डिसाइड करेंगे। सो अगला हफ्ता इसके ऊपर अमेरिकन मार्केट रिएक्ट कर सकता है। वैसे भी शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट ने 550 पॉइंट की बहुत तेज़ी की, और अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है। कहाँ है? ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है अमेरिकन मार्केट। ये बहुत अजीबोगरीब है ना, अमेरिकन मार्केट ऑल टाइम हाई के पास, अभी तक हम लोग बहुत पीछे हैं। वैसे हमने शुक्रवार के सत्र में पॉजिटिव ही क्लोजिंग की। निफ्टी लगभग 95 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और निफ्टी ने इम्पोर्टेंट जो रजिस्टेंस रुकावट लेवल था 24,250 24,250, उसके ऊपर पहली क्लोजिंग थी। अभी अगर कल के सत्र में लगातार दूसरी क्लोजिंग अगर 24,250 के ऊपर देता है निफ्टी, तो अगला टारगेट निफ्टी का 24,500 550 हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी हल्का सा निगेटिव था, वो भी लगभग 95 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 57,940 के पास, 57,940 के पास, 58,000 के नीचे। इंट्राडे में 58,300 350 के आसपास गया, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। वही सेम केस निफ्टी के साथ हो गया। निफ्टी भी 24,350 के ऊपर गया था, लेकिन टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। ऊपर से लगभग 100 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में लगभग 350 पॉइंट की करेक्शन, 350 400 पॉइंट की करेक्शन, 400 पॉइंट की करेक्शन बैंक निफ्टी में हो गई। ऊपर टिक नहीं पा रहा है मार्केट दोस्तों, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई। और एफआई अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, इंडेक्स फ्यूचर में 91% शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा है। कितना? 91, बहुत बड़ा परसेंट होता है। और सिर्फ 9% वो लॉन्ग पोजीशन लेके खड़ा है फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर में। और इंडेक्स फ्यूचर ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफआई की मूवमेंट देखने के लिए। वैसे कैश में उन्होंने बाइंग की है, कैश में वो लौट आए हैं एफआई, मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग चल रही है अभी। और शुक्रवार के सत्र में लगभग 1350 करोड़ की बाइंग कैश में एफआई ने की, यानी पॉजिटिव हुई है। वही हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाला है, उन्होंने 1950 करोड़ के आसपास का माल बेचा है कैश में। बहुत दिनों के बाद देखा गया कि एडीआई बेचा है। और क्यों ना बेचे, क्योंकि भर भर के उसने खरीदा जो है, एफआई जब बेच रहा था तो भर भर के खरीदा है एडीआई ने, तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ना। लेकिन नेट टू नेट सेलिंग हो गई है। ओके, डीआई की ज़्यादा सेलिंग हो गई है और एफआई की कम बाइंग हो गई है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में एफआई की अभी भी 91% शॉर्ट पोजीशन है, वो ध्यान में रखना है आपको। इस फिगर के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके ऊपर क्या पता चलता है कि एफआई शॉर्ट कवरिंग कर रहा है या नहीं। जब तक ये इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग नहीं करता है, तब तक मार्केट 26,000 के ऊपर का जो ऑल टाइम है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं मार्केट के एफआई के मन में डाउट है अभी भी, या एफआई को जो कंसेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो नहीं मिल रहा है शायद। तो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है इसके बारे में, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो निफ्टी नीचे अभी 24,000 24,050 24,50 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे 23,900 950 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ठीक है। वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी पुट राइटिंग है एज पर ऑप्शन चैनल से। ऑप्शन पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग। ऊपर का लेवल जो है वो अभी जो क्लोजिंग हो गई है, वहाँ से अगर निकल गया ऊपर तो
350 से लेकर 400 के आसपास थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है निफ्टी, वहाँ कॉल राइटर्स है। लेकिन जो मेन रजिस्टेंस रुकावट लेवल है वो निफ्टी में वो 24,500 550 के पास है, 24,500 जहाँ रजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा, जहाँ कॉल राइटर्स है मंदी करने वाले को, तो वहाँ इसके ऊपर गया तो फिर बड़ी रैली हो सकती है निफ्टी में, नहीं तो ये रेंज में फंस सकता है निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी में नीचे 57,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 57,500 का, और ऊपर 58,500 58,500 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। आपको याद रहेगा एक महीने पहले भी बैंक निफ्टी ने 58,500 के ऊपर जाने का ट्राई किया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो 58,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा कल के लिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। चलिए अभी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के अनुसार 6 तारीख 6 जुलाई को क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम न्यूमरोलॉजी, 6 तारीख यानी शुक्रदेव का दिन और चंद्रमा का सोमवार दिन। चंद्रमा का 6 तारीख यानी शुक्रदेव का अंक है ये 6 तारीख, और सोमवार ये चंद्रमा का दिन है। चंद्र और शुक्र इतना कुछ खास नहीं एज पर न्यूमरोलॉजी, सो न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा खराब रहेगा। अभी नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार क्या हो सकता है देखेंगे। दोस्तों चंद्रमा सुबह 9:15 बजे के ओपनिंग के आसपास कुंभ राशि में रहेगा, बाद में वो इमीडिएटली मीन राशि में आएंगे। मीन राशि यानी बृहस्पति गुरु के राशि में, और शनिदेव के साथ युति योग करेंगे। हालांकि शनिदेव आगे है अभी भी, तो शनिदेव के साथ राशि शेयर करेंगे। और उनका जो नक्षत्र रहेगा वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जो बृहस्पति गुरु का नक्षत्र है, और गुरुदेव बुध के साथ बैठे हैं जो वक्री बुध है, ठीक है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने, अष्टक वर्ग के पॉइंट ठीक ठाक आ रहे, नॉर्मल आ रहे। कैलकुलेट करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचाऊँ कि मार्केट ज़्यादातर तेज रह सकता है या पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल टाइम में जो दो दे रहा हूँ, सुबह का एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है और दोपहर का एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है। उस समय मार्केट में ट्रेंड चेंज करना है आपको, चेक करना है आपको। अगर ट्रेंड चेंज हो गया है तो ट्रेंड के साथ जाना है, हालांकि जो नेगेटिव रहेगा तो भी ट्रेंड के साथ जाना है आपको, और जो भी प्रॉफिट बनता है वो बुक करके निकल जाना है, क्योंकि 2 एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है दोस्तों, ओके। और ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है, ठीक है। तो ये 6 तारीख का प्रेडिक्शन मैंने बोल दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को मिक्स जा सकता है, और मीन राशि वालों को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब। एक अच्छा खराब है तो बिक्स जा सकता है, जाने वाला है, इसकी कोई भी गारंटी इस चैनल के द्वारा नहीं दी जाती है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, ये सभी एक साइंस है, ओके। और ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम में कुछ प्रॉब्लम है, शास्त्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। हमेशा आंख बंद करके इसके ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट पे काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, सब चीज़ें आनी चाहिए। जो अवधि सट्टेबाजी ना करें। तो आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।